नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम बेसिस पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है जो कॉलम बेसिस हैं उनका उपयोग हम कॉलम लोड को कंक्रीट फुटिंग में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कॉलम बेसिस हैं वो एक प्रकार की स्टील बेस प्लेट होती है जिसका उपयोग हम बेयरिंग प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये बेयरिंग प्रेशर कंक्रीट फुटिंग में लगता है, जैसा कि अब हम चित्र में देख लेते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये कॉलम है और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये स्टील बेस है जो कि बेस प्लेट कहलाती है। ये प्लेट अगर हम ना लगाएं तो इस कॉलम में एक लोड होगा। इस लोड के कारण इस कंक्रीट में जो प्रेशर बिल्ट होगा उसको हम रिड्यूस करने के लिए बेस प्लेट्स का उपयोग करते हैं। अब मैं इसके डिज़ाइन एंड ड्राइंग की बात करूं तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कंक्रीट फुटिंग है। ये जो दी हुई है ये कंक्रीट फुटिंग है। सबसे नीचे जब भी हम किसी स्टील कॉलम को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे नीचे हम कंक्रीट फुटिंग रखते हैं। उसके ऊपर हम कॉलम खड़ा करने के लिए बेस प्लेट को इंस्टॉल करते हैं। बेस प्लेट को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ये जो है ये ग्राउट कहलाता है, ग्राउट पैड कहलाता है। इसके ऊपर हम बेस प्लेट को रखते हैं और ये जो ग्राउट पैड है ये ग्राउटिंग मटेरियल से बना होता है। ये आपको मार्केट में मिल जाता है इजीली। ये एक प्रकार की एंकर रॉड्स होती हैं। इनके ऊपर फिर हम बोल्ट लगा देते हैं जिनका एंकर बोल्ट्स कहते हैं। और हम इस ग्राउट में क्या करते हैं, इस ग्राउट में इन एंकर रॉड्स को लगा देते हैं गहराई तक और कुछ हिस्सा बाहर निकाल देते हैं जिसमें कि हम इस बेस प्लेट को जो है अटैच करते हैं और इनको फिर बोल्ट से कस देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसमें इस बेस प्लेट से इस कॉलम को कनेक्ट करने के लिए गजेट प्लेट लगाते हैं और क्लीट एंगल का उपयोग करते हैं जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब तीसरी हम बात करें तो जो बेस प्लेट होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली स्लैब बेस होती है, दूसरी होती है गस्टेड बेस। तो स्लैब बेस की बात करें तो जब हमारा कॉलम लोड जो है कम होता है तब हम स्लैब बेस का उपयोग करते हैं और जब हमारा कॉलम लोड हैवी होता है तब हम गस्टेड बेस का उपयोग करते हैं। इन दोनों को समझने के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है, तो उस ड्राइंग में देख लेते हैं इनको। यहाँ आप देख रहे हैं ये गस्टेड बेस है और ये स्लैब बेस है। ठीक है। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है ये हम देखते हैं। गस्टेड बेस में सबसे पहले इन दोनों में आपको दिखेगा, इन दोनों की बात हम कंबाइन रूप में कर लें तो इन दोनों में ही कंक्रीट बेस होगा। ये आप देख रहे हैं इसमें भी है कंक्रीट बेस, इसमें भी है। ठीक है। इसके बाद हम ये जो बेस प्लेट होती है वो हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये भी दोनों में समान रूप से होती है। फिर इसके बाद हम ये क्लीट एंगल लगाते हैं। क्लीट एंगल का उपयोग क्या होता है कि क्लीट एंगल जो है इसके जो स्टेबिलिटी को है उसको बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम इसको ये कुछ इस प्रकार का होता है तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं और इसको बेस प्लेट से और इसके जो वेब होता है कॉलम का उस वेब से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ऐसा ये वेब है, ये गजेट प्लेट कहलाती है। और इनकी अगर हम बात करें स्लैब बेस में तो स्लैब बेस में हम क्या करते हैं गजेट एंगल से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, मगर गजेट बेस में क्या करते हैं हम ये गजेट प्लेट का उपयोग करते हैं। गजेट प्लेट कुल मिला के इसलिए यूज की जाती है जब हमारा हैवी लोड होता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें गजेट प्लेट का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ गजेट प्लेट अगर उपयोग कर लेते हैं तो गजेटेड बेस कहलाता है और इसी में अगर हम गजेटेड प्लेट न यूज करें तो हमारा स्लैब बेस कहलाएगा। ठीक है। इसमें बेसिक अंतर इतना ही होता है। ठीक है। अब हम डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस की बात करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस में पहला पॉइंट है कि जो स्लैब बेस होती है वो एक थिक स्टील बेस प्लेट होती है जो कि
कंक्रीट बेस के ऊपर प्लेस्ड होती है और जिसको हम एंकर बोल्ट्स और क्लीट एंगल की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये बेस प्लेट है जो कि स्टील की होती है। इसको हम यहाँ पर हम गजेट प्लेट लगाकर और यहाँ पर क्लीट एंगल लगाकर, ये वेब में क्लीट एंगल लगाते हैं और यहाँ पर गजेट प्लेट लगाते हैं। ठीक है, जो फ्लेंज होता है वहाँ गजेट प्लेट से कनेक्शन देते हैं और जो वेब होता है वहाँ पर हम क्लीट एंगल लगा देते हैं और इससे इसका कनेक्शन कर देते हैं जो बेस प्लेट होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्लीट एंगल होता है उसका उपयोग हम बेस प्लेट और कॉलम को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, ये क्लीट एंगल का उपयोग हमने किया है। ये जो बेस प्लेट है इसको कॉलम के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये इसके वेब से कनेक्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब कॉलम का जो बॉटम होता है, मतलब जो निचला सिरा है, अगर वो मशीन्ड है तो जो कॉलम का पूरा लोड होगा वो बेस प्लेट पे बाई डायरेक्ट बियरिंग एक्शन के थ्रू जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मशीन्ड का मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मशीन्ड का मतलब होता है कि जो बॉटम होता है कॉलम का वो एकदम स्मूथ हो जाता है, मतलब उसमें स्मूथ कर देते हैं उसको, तब वो मशीन्ड कहलाता है। अनमशीन्ड का मतलब है कि जैसे ये बेस प्लेट है, इसके ऊपर हमने कॉलम रखा तो ये कुछ ऐसा इसका सरफेस है, तो ये अनमशीन्ड कहलाएगा। अगर अनमशीन्ड है, स्मूथ नहीं करेंगे तो उसके बीच में जो है स्पेस बन जाएगा, तो उस स्पेस की वजह से जो लोड है वो पूरी तरीके से बेस प्लेट में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो क्लीट एंगल के लगाने का पर्पस होता है वो केवल कॉलम को उसकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए होता है, बट फिर भी हम ये एज्यूम करके रखते हैं कि जो 50% लोड ट्रांसफर है वो बाय डायरेक्ट बेयरिंग एक्शन होता है और जो अतिरिक्त 50% लोड होता है वो क्लीट एंगल और उसके कनेक्शंस के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर हमारा जो बॉटम है, कॉलम बॉटम है, वो अनमशीन्ड है तो उनके जब बीच में एक स्पेस बन जाता है, इस स्पेस के कारण जो है हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा लोड होगा कॉलम का वो क्लीट एंगल्स और उसके कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जब गैप हो जाएगा तब हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा लोड जो है वो क्लीट एंगल और उसके कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है बेस प्लेट में। अब हम बात करेंगे डिजाइन स्टेप्स ऑफ स्लैब बेसिस। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ बेस प्लेट निकालेंगे। एरिया ऑफ बेस प्लेट निकालने के लिए आपने पहले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू पी बाई ए। तो यहाँ पर पी क्या है? प्रेशर है या लोड कह सकते हैं, और एरिया ए है। ठीक है, और ये स्ट्रेस है। तो इसी फॉर्मूले से ये बना हुआ है। जब एरिया ऑफ प्लेट निकालेंगे तो एक्सियल लोड बाई बियरिंग स्ट्रेस, ये इससे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, अगर इन जनरल की बात करें तो जो एरिया ऑफ प्लेट निकालने के बाद हम जब शेप की बात करते हैं प्लेट की, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप नहीं लेते हैं, स्क्वायर शेप की प्लेट का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहली बात तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, दूसरा होता है सहूलियत भी होती है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी बनी रहती है लोडिंग की। ठीक है, वैसे हम सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप की बेस प्लेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम डायमेंशंस के आधार पर सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट्स की बात करें तो लेंथ टू विड्थ रेशियो की अगर हम बात करें तो अगर हम स्क्वायर शेप की प्लेट यूज कर रहे हैं तो लेंथ और विड्थ सेम होगी, क्योंकि स्क्वायर में चारों डायमेंशन सेम होती हैं। और रेक्टेंगुलर की बात करें तो जो डी होगा वो होगा 2/3L। ठीक है, लेंथ के 2/3 होगा अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेट यूज करते हैं। और अगर हम सर्कुलर प्लेट यूज करते हैं तो जिसका डायमीटर होगा वो √4AP/पाई होगा। यहाँ पे AP क्या है? AP यहाँ पर एरिया प्लेट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एरिया प्लेट की, अगर इन डायमेंशंस के आधार पर एरिया निकालें
तो AP क्या होगा, स्क्वायर में L स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेट यूज कर रहे हैं तो 2/3 L स्क्वायर हो जाएगा, और सर्कुलर प्लेट में AP तो AP ही होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्टेप की, तो दूसरे स्टेप में हम थिकनेस ऑफ प्लेट निकालते हैं। अगर हम थिकनेस ऑफ प्लेट को T माने तो एज पर IS 800 1984 थिकनेस ऑफ प्लेट होगी √3W बाई सिग्मा BS ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर W बियरिंग प्रेशर है। इसे निकालने के लिए हम प्लेट पर आ रहे एक्सियल लोड को प्लेट के टोटल एरिया से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और यहाँ पे सिग्मा BS परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है। और A और B की बात अगर हम करें तो A और B को समझने के लिए मैं एक ड्राइंग में दिखा देता हूँ क्या होता है ये। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो प्लेट का कॉर्नर है वहां से लेके कॉलम के फ्लेंज तक की दूरी को A से डिनोट करते हैं, और ये जो कॉलम का कॉर्नर है मतलब फ्लेंज का कॉर्नर है वहां से प्लेट की कॉर्नर के बीच की दूरी को B से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर H दिया गया है वो H क्या है, हाइट ऑफ कॉलम है, मतलब जो कॉलम की फ्लेंज के बीच की दूरी होती है। B फ्लेंज की विड्थ है। अब अगर हम सॉलिड राउंड स्टील कॉलम का उपयोग करें और जो लोडिंग हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है जो लोडिंग हो रही है वो प्लेट के बीचों बीच हो रही हो, और जो प्लेट यूज हो रही है यहाँ पर वो अगर स्क्वायर शेप की है, तब हम थिकनेस ऑफ प्लेट की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 10√90W बाई 16 सिग्मा BS इंटू B/B माइनस D नॉट। जहाँ पर अगर हम T की बात करें तो थिकनेस ऑफ प्लेट है T mm में। W की अगर हम बात करें तो एक्सियल लोडिंग है ये किलो न्यूटन में। B की अगर हम बात करें तो ये लेंथ ऑफ साइड ऑफ बेस है mm में, मतलब जो बेस प्लेट यूज हो रही है उसकी विड्थ है। ठीक है। सिग्मा BS की अगर बात करें तो हम ये परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है स्लैब बेस में, जिसको हम सभी स्टील्स के लिए 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर मानते हैं। इसके बाद D नॉट की अगर बात करें तो ये डायमीटर है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, और ये इसके ऊपर कैप होती है। अब हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लैब की। तो जो एरिया ऑफ कंक्रीट ब्लॉक होता है उसके लिए फॉर्मूला है लोड ऑफ कॉलम प्लस लोड ऑफ कंक्रीट स्लैब, मतलब टोटल लोड। अगर हम इसको बात करें इसकी तो टोटल लोड जो कि इम्पोज हो रहा है स्लैब में, मतलब जो कॉलम है उसका लोड और जो कंक्रीट है उसका लोड। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे हम शेप बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से, तो हमारा जो एरिया होगा वो निकल आएगा कि किस एरिया का हमें कंक्रीट ब्लॉक यूज करना है। इन जनरल अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जो कंक्रीट ब्लॉक होता है उसको हम सिंपली उसका जो साइज होता है हम उसको स्क्वायर मान लेते हैं, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो लोडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप इस चित्र में दिखा दूं, ये कंक्रीट ब्लॉक है तो इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम उसको 45 डिग्री पे मान लेते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।